व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल? फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? फ्री फॉल ऑफ व्हाट? फ्री फॉल है ना ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज अ बॉल, इसका फ्री फॉल किसको बोलते हैं? फ्री फॉल हम तब बोलते हैं यदि किसी एक हाइट पर से, मैं जैसे हमारे एग्जाम्पल में था कि बुर्ज खलीफा पे आप खड़े हैं एंड यू हैव अ बॉल इन योर हैंड, और इस हैंड से आप बॉल को जस्ट रिलीज कर देते हैं, और रिलीज करते हैं तो क्या होगा? बॉल नीचे जाएगी, तो बॉल ऐसे गिरती है। तो जब बॉल कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिरता है तो दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। पहला चीज क्लियर। अब इस फ्री फॉल को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और ये समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन ऑफ फ्री फॉल यू कैन डू इट। अब ये फ्री फॉल पहली बात हुआ क्यों वो समझे, और इसकी तीन डिफरेंट पोजीशंस, कंडीशंस, वेलोसिटी क्या क्या होती है। सो ये इनिशियल पोजीशन थी, राइट, यहाँ पे थी। एक पोजीशन बीच में गिरते हुए कहीं बीच में भी आएगा, तो हम मान लो ये ले लेते हैं पोजीशन, और एक पोजीशन जब लास्ट में पहुंच गया कि ये होगी, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड द पोजीशन। अब ऐसे ध्यान से बोलोगे, ये इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हुआ, एन नंबर ऑफ पोजीशन, बट दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो ऐसी ये स्टार्टिंग पोजीशन होती है, ये फाइनल पोजीशन, ऑन इन बिटवीन बहुत सारी पोजीशन होंगी। सो लेट्स नेम इट। सो दिस कॉल्ड द इनिशियल पोजीशन, दिस कॉल्ड, सपोज बिकॉज हमने सेंटर में ले रहा है दैट इज व्हाई वी कैन से इट्स अ मिड पोजीशन, एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। पहला। दूसरा वेलोसिटी होंगी। इनिशियल वेलोसिटी का इनको सिंबल से रिप्रेजेंट किया था। इनिशियल वेलोसिटी हमने वैसे भी पढ़ा, हमेशा यू से बोलते हैं। तो ये आपके बॉल हाथ में थी इसलिए इसे इनिशियल वेलोसिटी इज यू। इन बिटवीन वेलोसिटी इसके बाद भी जो कि v1 v2 ऐसे लिखते रहते हैं, तो वी कैन राइट v1, बहुत सारी हो सकते हैं v1 v2 v3, तो फाइनल वेलोसिटी को वी ऑलवेज राइट v। ठीक है। अब यदि ये बॉडी जो गिर रही थी, सपोज इसका मास है m, तो इसका मास जब यहाँ गिर रही होगी तो चेंज होगा? नहीं, मास तो हमेशा कांस्टेंट, दैट मीन्स वो यहाँ, और जब नीचे आके गिरी तब भी मास उसका सेम रहेगा। मीन्स 10 ग्राम की थी तो 10 ग्राम यहाँ रहेगी और 10 ग्राम यहाँ ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। ठीक है, ओके। जब ये नीचे गिर रहा है तो इस पे किस क्यों नीचे गिर रहा है? अभी हमने पढ़ा था कि दो बॉडी, कौन सी बॉडी है? ये बॉल, और नीचे क्या है? अर्थ, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। दैट मीन्स देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? जी, राइट। तो इस एस्केलरेशन से ये मास नीचे गिरेगा, और ये एस्केलेशन यहाँ पे भी इतना ही होगा और सब जगह भी एग्जैक्टली सेम होगा। पर मास और एक्सक्लेरेशन के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? यस, एग्जैक्टली लीनियर में, जैसे हमने पढ़ा था। जैसे आप किसी जीप को धक्का मारते हो तो क्या होता है? यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, और इफ इट अचीव एस्केलेशन ए, तो हम क्या बोलते हैं? इसका मास यदि ए है, सॉरी एम है, एस्केलेशन इसने अचीव ए किया, तो बाय सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? मास इनटू एस्केलेशन। हमारे केस में क्या है? मास ही है। फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? ग्रेविटी की वजह से। कितना एस्केलेशन अटेन हो रहा है? जी। तो अब फोर्स निकाल सकते हैं, तो फोर्स सेम फॉर्मूला होगा, एम इंटू जी, वी कैन राइट। तो ग्रेविटी की वजह से इस मास पर, इस बॉल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? एफ, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? एम जी। तो भी कोई भी मास होगा, जी नीचे उसमें ग्रेविटेशनल जी लग रहा है, एक्सकलेशन हो रहा है, तो उसका फोर्स कितना होगा? एफ। एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एम जी। और ये फोर्स यदि यहाँ है, और इसमें भी देखो, यदि ये यहाँ जी से गिर रहा है तो यहाँ पे भी जी से गिरेगा, क्योंकि हमारी ग्रेविटी तो ग्रेविटी खींच ही रही है कंटिन्यूस, छोड़ तो रही नहीं है उसको। दैट मीन्स मेरा फोर्स जो यहाँ लग रहा है वो मिड पोजीशन या इंटरमीडिएट जिस भी पोजीशन में, और जब वो लास्ट में पहुंचा तब भी ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, राइट, ओके। देन लेट्स सी कि जब ये गिर रहा है तो इस पोजीशन, इस पोजीशन, इस पोजीशन, तीन पोजीशन थी। सो लेट्स सी यहाँ से यहाँ तक गिरते में उसको t1 टाइम लगा, और मिड से लेके फाइनल पोजीशन में जाके उसको t टाइम लगा, t2 लगा। तो टोटल टाइम वी कैन से कि टोटल फॉल का टाइम, जो फ्री फॉल हुआ उसमें टोटल टाइम कितना लगा? t1 प्लस t2। अब यदि देखो, जब वो स्टार्ट किया था जिस पोजीशन से, उसकी हमने वेलोसिटी बोला u से रिप्रेजेंट की, बट उस समय तो उसकी कोई वेलोसिटी थी नहीं क्योंकि उसके हाथ में ही था। दैट मीन्स माई इनिशियल वेलोसिटी वाज जीरो। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी यदि मेरी जीरो है और इसका मास m है, इसमें नीचे एस्केलेशन g लग रहा है, तो क्या मैं v1 और v की वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो यही क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे आएंगे, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ। कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल, आपको फॉर्मूला याद है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या v, u इधर चला जाए तो v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एस्केलेशन।
अब एस्केलेशन ऑफ वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हो। दैट मीन्स यू मेरे को दिया हुआ है, ए क्या है मेरा, जी है, एस्केलेशन क्या है मेरा, इस केस में जी है, टाइम मेरा t1 है, तो मैं वेलोसिटी यहाँ निकाल सकता हूँ, t1 टाइम पॉइंट निकाल लो। कितनी हो गई, v1 इज इक्वल टू यू प्लस जी t1। क्या किया मैंने, एस्केलेशन की जगह बस जी लिख दिया, क्योंकि एस्केलेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ, तो निकालूंगा क्या, u प्लस जी मेरा फिक्स है, टाइम कितना होगा t1 प्लस t2, आई कैन राइट v इज इक्वल टू यू प्लस जी t1 प्लस t2। t1 प्लस t2 क्या मेरा, t टोटल टाइम, I can write v is equal to u plus gt। क्लियर है, ओके। नाउ ये जो g है, तो u तो मालूम है जीरो है, t भी चलो मैंने क्लॉक से कैलकुलेट कर लिया कितना टाइम लगा नीचे से आने के बॉल को, तो g की वैल्यू क्या होती है, तो जो g होता है इसको बोला जाता है एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि एस्केलेशन में यही मैं बात कर रहा था जैसे, इसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट। और बहुत बार हम सॉल्व करने के लिए, आपको फास्ट सॉल्व करना है, तो यू कैन टेक वैल्यू एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसे एक्सलेशन है तो यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट, वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो उसका रेट ऑफ चेंज मीटर पर सेकेंड है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एस्केलेशन। एंड एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, इसलिए एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है ग्रेविटी की वजह से, अर्थ पे स्पेशली, अलग अलग प्लैनेट में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, तो अर्थ के लिए इसकी वैल्यू कितनी है 9.8। पर ये कैलकुलेट कैसे किया, बहुत सिंपल, क्या फॉर्मूला था, यूनिवर्सल लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, दो बॉडीज के बीच में, एफ इज इक्वल टू जी एम प्लस एम अपॉन डी स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। और अभी हमने ये फोर्स निकाला, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास एम है, तो कितना लगेगा एम जी, जस्ट राइट एम जी, ठीक है, आई कैन राइट। मेरे को ये मालूम है इधर वाला, पर ये डी क्या है, इज द डिस्टेंस, क्योंकि ये बॉल कहाँ से आके गिरी, अर्थ पे गिरी, तो आई कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो इस बॉल के सेंटर से और अर्थ के कहाँ कहाँ तक डिस्टेंस लेना है, यहाँ तक नहीं, या सरफेस में नहीं, अर्थ के सेंटर से, तो ये डी डिस्टेंस इज डिस्टेंस बिटवीन बॉल्स के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर। तो डी मुझे मालूम है, एफ की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, तो राइट इट डाउन, एफ इज इक्वल टू एम जी, इधर इज इक्वल टू यही है। अब देखो इधर m और m आई कैन कट, सो आई कैन कट, तो ये g की वैल्यू कितनी हो गई, देखो g की वैल्यू हो गई g m अपॉन डी स्क्वायर, व्हाट इज g, यूनिवर्सल गैस, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है, m मास ऑफ द अर्थ, ये भी फिक्स है, d स्क्वायर, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट सेंटर एंड द अर्थ सेंटर। मैंने यहाँ इसको ग्रीन कलर से लिखा है, वाई, बिकॉज अर्थ का जो डायमीटर है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है। अब यदि आप पोल पे खड़े हो गए तो अर्थ का डायमीटर थोड़ा अलग होता है, और इक्वेटर पे खड़े हो गए थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हमारी अर्थ बिल्कुल एकदम फुटबॉल की तरह गोल नहीं है, थोड़ी सी ऊपर से दबी हुई है। दैट मीन्स जी की जो वैल्यू होगी, जी की वैल्यू इस डायमीटर पे डिपेंड है, तो अभी इस पोल पे थोड़ी सी डिफरेंट होगी और इक्वेटर पे थोड़ी सी अलग होगी। कहाँ ज़्यादा होगी, इक्वेटर पर डायमीटर ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम होगी, पोल पे थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स, जी की वैल्यू, एस्केलेशन जो है थोड़ा सा जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, राइट। सो देयर फॉर द वैल्यू ऑफ जी वेरी स्लाइटली, क्योंकि हमारी डी वेरी कर रही है। बट हम क्योंकि अर्थ पे रहते हैं, इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया है कि डी मीन्स डायमीटर ऑफ द अर्थ हम फिक्स ले लेते हैं, और वो क्या होता है 6400 किलोमीटर, दैट इज अ रेडियस, 12,800 मीटर्स इज अ डायमीटर। तो जी की वैल्यू स्टैंडर्ड हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, जब तक आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में नियर बाय रहते हैं, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालना है। यदि बोले हैं कि भैया ये फ्री फॉल तो हो रहा है, तो टी टाइम बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा इसने यहाँ तक, तो फॉर्मूला हमको याद था ना, डिस्टेंस का एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह क्या डाल देता है जी। एक और फॉर्मूला था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एस, ए की ए एस था ना, ए की जगह हमने जी दिया, मीन्स एस्केलेशन ही है, बस ड्यू टू ग्रेविटी है तो हम वहाँ जी लिख देते हैं। तो ये सेम फॉर्मूला आर अप्लीकेबल फॉर द फ्री फॉल आल्सो। एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या ये बॉल्स अभी तो सॉलिड थी, यदि वो हॉलो होती है, बिग या बड़ी हो, छोटी या बड़ी होती है, बिग या स्मॉल होती है, तो इसकी जो गिरने की स्पीड है क्या वो डिफरेंट होती है। ये तो वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो कहीं पे हमारा जी तो फिक्स हो गई, यू फिक्स हो गया, टाइम, टाइम तो टाइम ही है, घड़ी से क्लॉक कर रहा है, दैट मीन्स नो वेयर मास इज कमिंग। और जी जो हमने निकाला था देखो मास तो कट ही गया, तो ये मास मास, जब मेरा ग्रेविटेशनल जी एस्केलेशन, दैट मीन्स कोई भी बॉडी हो, छोटी हो बड़ी हो, तो वो किस एस्केलेशन से गिरेगी, जी एस्केलेशन, मीन्स ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होगी, वो जी होगी, क्योंकि जी ये है मेरी, राइट।
तो इसका मतलब वो छोटी हो बड़ी हो, वो एस्केलेशन उसकी स्पीड तो उसी स्पीड से राइज करेगी। मतलब ये पहले एक से, मतलब ये जी का मतलब क्या रहा देखो यहाँ सिंपल फॉर्म में समझो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीन्स एक सेकंड में किसी भी चीज़ को यदि मैं छोड़ूंगा उसकी स्पीड एक सेकंड बाद कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके एक सेकंड बाद फिर और 10 हो जाएगी, 10 + 10 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जी में कहीं पर भी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि ये तो कट गया देखो यहाँ पे, यही फॉर्मूला जी का। इसका मतलब रेट ऑफ एस्केलेशन किसी बॉडी की गिरने की स्पीड वो डिपेंड नहीं करेगी वो हॉलो है, सॉलिड है, बिग है, छोटा है, बड़ा है, डजेंट मैटर। यदि ये जीप भी गिर रही होती किसी हाइट से, उसी स्पीड से गिरेगी जिससे आप गिरोगे या बॉल गिरेगी। पर एक्चुअली ऐसा होता है क्या? लेट्स सी। अब देखना, ये बॉल की गिरने की स्पीड और ये क्या है, सबसे एक हल्की चीज क्या होता है, पंख। अब लेट्स सी दोनों कितनी स्पीड से गिरते हैं। आर यू वॉचिंग? लेट्स वॉच। अरे बॉल तो गिरी भी गई और पंख को गिरने में बहुत टाइम लगा। बट ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यदि आप पंख को देखें तो इसका एरिया बहुत ज़्यादा है बॉल के मुकाबले में। बॉल तो बहुत छोटी सी देखो, पंख का एरिया बहुत बड़ा है। तो क्या हुआ है, पंख का मास सपोज बहुत जरा सा मास है, ठीक है, एस्केलेशन तो इस पे भी जी लग रहा है, राइट। तो इसमें फोर्स नीचे कितना लग रहा है, m1g बराबर मास, जो भी मास है इतना ही फोर्स लग रहा है, मतलब इसी एस्केलेशन से गिरेगा। फोर्स को एक बार भूल दो, इसी एस्केलेशन से गिरेगा क्योंकि ग्रेविटी खींची है, सेम फोर्स है। अब पर जब गिरते समय क्या होता है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर होती है। तो एयर क्या हो रहा है कि जब ये नीचे गिरेगा तो ऊपर को हवा इसको धक्का मारेगी, रेजिस्टेंस देगी। तो एयर की रेजिस्टेंस की वजह से ये हमारा जो फीदर है या पंख है बहुत स्लोली स्लोली गिरता है कंपेयर टू एनी सॉलिड बॉडी। इसका मतलब यदि मैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में यदि कोई भी चीज़ गिराता हूँ ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, उसकी स्पीड में वेरिएशन हो सकता है। जबकि हमने यहाँ फॉर्मूले में निकाला कि एस्केलरेशन एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हर सेकंड में करीब करीब आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ती जाएगी, राइट। यही तो निकाला था क्योंकि ये सब फिक्स है। क्लियर? लेट्स सी, यदि मैं सेम चीज़ को, सेम पंख को मैं और सेम बॉल को यदि मैं स्पेस में ले जाऊं और ये एयर हटा दूं, तो उस समय तो दोनों बराबर करनी चाहिए क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस हटा दिया। तो अब तो अर्थ अर्थ अभी भी खींच रही है। तो यदि मैं क्या करता हूँ, इसको यदि वैक्यूम क्रिएट कर दूँ, स्पेस में भी ले जाने के लिए मैं एयर हटा देता हूँ, एक वेसल के अंदर एयर को बिल्कुल हटा वैक्यूम क्रिएट कर दूँ, तो मीन्स वैक्यूम में दोनों चीज़ एग्जैक्टली सेम गिरनी चाहिए। ऐसा होता है क्या? यस। अभी जब हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई और हम वैक्यूम, परफेक्ट वैक्यूम बनाने लगे अर्थ के ऊपर, तो हमने देखा, क्या देखा, तो हमने देखा फ्री फॉल इन द वैक्यूम एंड फ्री फॉल इन द एयर। दोनों देखो आप, पहला वाला फ्री फॉल इन वैक्यूम, वैक्यूम जहाँ कोई हवा नहीं है, तो ये पंख और ये बॉल क्या दोनों एक साथ गिरेंगी? लेट्स सी, लेट्स वॉच। देखो एग्जैक्टली सेम स्पीड से गिर रहे हैं। थोड़ा दूर से देखो, दिख रहा है ऊपर, ये देखो गिर रहा है। दोनों क्या है, दोनों एग्जैक्टली सेम। क्यों? क्योंकि ये वाला एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई चीज को रोकने वाली नहीं है पंख को। और किस स्पीड से गिर रहे हैं दोनों, जी उन पे फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये देखो एग्जैक्टली सेम गिरे। वेयर एस इफ एयर इज देयर तो क्या होता है, ये देखो, वो तो बेचारे पंख रह गए तो नीचे गिर भी गया। और पंख देखो हमारे घूमते घामते हैं, क्यों? हवा है, हवा की वजह से क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ। क्लियर हो गया? सो दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। फ्री फॉल यदि वैक्यूम में करेंगे, इररेस्पेक्टिव हॉलो सॉलिड बिग और स्मॉल, सेम स्पीड से गिरेंगे क्योंकि जी की वैल्यू कांस्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टूड। वेरी गुड।